खेती किसानी और खाने पीने की जो बात होने लगी है आजकल और साथ में बात होने लगी है सेहत की, तो जो 2 टर्म्स हैं वो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बहुत सुनने में आ रहे हैं। एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। लेकिन कई बार लोग इनका अंतर नहीं समझ पाते, कई बार लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, तो इससे जुड़े कई सवाल हैं। एक तरफ है नेचुरल फार्मिंग जिसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में बेचे जा रहे हैं ज़्यादा दामों पर। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है? नेचुरल फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक ही हैं या क्या दोनों अलग हैं? और अलग हैं तो कितनी अलग हैं? आपको किसका ज़्यादा फ़ायदा है? ये जब सारे सवाल अगर आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आज उन सबके जवाब मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान और इस समय मैं हूँ कमला नेहरू नगर में, गाजियाबाद में, जहाँ पर बना हुआ है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। तो इन सब सवालों के जवाब आज मैं यहाँ लेने वाली हूँ इस सेंटर के डायरेक्टर मिस्टर गगनेश शर्मा से। तो ये सारे सवाल अब उनके हवाले किए जाएंगे और आपको मिलेंगे हर एक सवाल के पूरे विस्तार से जवाब। आप बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर गगनेश शर्मा जो हैं नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के निदेशक। सर, एक बार बहुत स्वागत है आपका फिर से। और क्योंकि ये सेंटर है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग दोनों के लिए, लेकिन हम लोग और बाहर के लोग जो देखते सुनते पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर दोनों कितने अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है फार्मिंग के लेवल पे, क्या डिफरेंस है कंज्यूमर के लेवल पे। तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी अलग है, ये पूरा एक जवाब चाहिए हमें फैक्ट के साथ, ताकि सब समझ पाए। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका प्रश्न जो है। किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि ज़्यादा इसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या डिफ़रेंस है, इस चीज़ को ना समझते हुए सबसे पहली लाइन तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि चाहे वो जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या कोई भी और नाम है, जैसे एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग भी आगे के टाइम आप सुनोगे या फॉरेन कंट्री में है, या आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात सुनोगे, नेटुको फार्मिंग बोल देते हैं, कुछ जगह में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोल देते हैं, SPNF बोल देते हैं, कुछ स्टेट्स में ऐसे मिशन चले हैं और स्पेशल। इन्हीं नामों की वजह से कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जाता है। तो बेसिकली किसान भाइयों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे तरीके एक ही तरफ हैं, एक ही तरफ इशारा देते हैं कि केमिकल फ्री फार्मिंग। मतलब हमें सिंथेटिक केमिकल्स है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नेटुको फार्मिंग, थोड़े थोड़े तरीके भिन्न हैं ये सारे के सारे क्या हैं कि ये केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ हमें ले जाते हैं। मतलब हमें सिंथेटिक केमिकल जैसे यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, जो जहर है, जहर मुक्त खेती हिंदी में अगर कहा जाए, तो ये सारे के सारे उसी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए डरने की तो बात ही नहीं है, चाहे वो जैविक खेती है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, चाहे प्राकृतिक खेती है, चाहे नेटुको फार्मिंग है, चाहे बायोडायनेमिक फार्मिंग है, ऑस्ट्रेलिया में बायोडायनेमिक फार्मिंग बोलते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग है। परंतु अब हम चर्चा के मुख्य बिंदु पर आते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैविक खेती जो है वो इस तरह की खेती है जहाँ पर हम बायो फर्टिलाइज़र्स, जो जैव उर्वरक हम हिंदी में कहते हैं, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, इनका या बायो पेस्टिसाइड्स का बाज़ार के ऊपर निर्भर होके जब हम यहाँ से परचेज़ करके केमिकल्स को हटा के और इनका इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर भी ऑर्गेनिक जो हम मल्चिंग है, ग्रीन मैन्योरिंग, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशंस, ये सारी चीज़ें करते हैं। परंतु ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र जो है वो किसान भाई अपने खेत पे नहीं बना सकते, तो उनको बाज़ार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और काउ डंग भी वो बाहर से मंगवा सकते हैं, वो फार्म यार्ड मैन्योर बाहर से मंगवा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बाहर से मंगवा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस है
कि बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैविक खेती में, जबकि प्राकृतिक खेती में इनका आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे, नहीं करते हैं। जो हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भाई हैं, वो बायो फर्टिलाइज़र्स को नहीं परचेज़ करते हैं, ना ही करेंगे। प्राकृतिक खेती जो सुभाष पालेकर जी द्वारा प्रेरित है, जो हमारे आचार्य आदरणीय, जो हमारे ऑनरेबल आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं, करवाते हैं, उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र फार्म में भी की है। तो वहाँ पर करते क्या हैं प्राकृतिक खेती में? जैसे जैविक खेती में अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र्स या बायो पेस्टिसाइड डालते हैं, टेक्निकली अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीवामृत बनाएंगे, बीजामृत बनाएंगे बीज की ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें हम लोग घन जीवामृत बनाएंगे। इसमें हम ऑन फार्म जो है जितने भी नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र जो बायो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कड़वे पत्ते हैं, उनका घोल के काढ़ा तैयार करके, या सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको जैसे कह रहा हूँ, तो ये हम इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए जो जितने भी नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अस्त्र तैयार करते हैं, जिनको हम कॉन्कॉक्शंस कह लें अंग्रेजी में, तो ये प्राकृतिक खेती में इसका इस्तेमाल खेत पर ही बनाया जाता है, खेत के आसपास के रिसोर्सेज से ही बनाया जाता है, और बाजार के ऊपर निर्भर नहीं हुआ जाता है। प्राकृतिक खेती में ये है। और अगर यहाँ प्राकृतिक खेती में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जैविक खेती में नहीं है, जैविक खेती में ज़रूरी नहीं है कि गाय होनी चाहिए, वहाँ पर बाहर से भी हम काव डंग मंगवा सकते हैं, उसके आधार पर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती में हमें गाय का होना सबसे ज़रूरी है। मतलब ये गाइडलाइन है? यस, गाइडलाइन है ये, क्यों हम इसका डेफिनेशन ही यही है, इंटीग्रेशन ऑफ काउ, ट्रीज एंड क्रॉप्स। तो इन तीनों का इंटीग्रेशन है ये फार्म के ऊपर, इन ऑर्डर टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी एनहांस करेंगे, परंतु वहाँ पर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर डाल के कोशिश कर रहे हैं, बाहर से, बाहर पर निर्भर है। प्राकृतिक खेती में जैसे नाम प्राकृतिक है, तो हमें प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल हमें बड़े सोच समझ के करना है। चाहे हमारे को गाय के रूप में प्रकृति ने इतना अच्छा हमें दिया है, या हमें जितने भी हमारे खरपतवार हैं, या जितने भी हमारे पास विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं नेचुरल, जो खेत के इन एंड अराउंड जो किसान भाइयों के, अगर आप गांव में जाएं, वहाँ देखोगे नीम का पौधा भी है, वहाँ पर आप देखोगे कड़वे पत्ते और भी हैं, जो वीड हैं जिनको हम कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं के ही काढ़े बना के जो है हम अपना इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ अपने न्यूट्रिएंट्स को भी इम्प्रूव करते हैं जब खेत में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो काव यूरिन के बने हुए डिकॉक्शंस हों, चाहे वो जीवामृत हो, घन जीवामृत हो। घन जीवामृत को आप ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं, और जीवामृत को आप हर 15 दिन बाद आपको यूज़ करना है, 15 दिन में नया बनाना है। तो ये चीज़ें हैं प्राकृतिक खेती की, जो पूरे किसान भाइयों को अब सबको पता है, पता चल चुकी है, और सब अवेयर किया जा रहा है, पता है। यही डिफरेंस है। अब बाकी आगे लीगल की तरफ हम चलते हैं। जैविक खेती में ऑलरेडी जो है, ये जैविक खेती कहाँ से शब्द आया है? ये आया फॉरेन कंट्री से, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के, जो कि बाहर के देशों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हुए ही बनाए जाते हैं, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ताकि हमारा जो बाजार है ना, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो देखते हैं कि हम उनके मानकों के आधार पर ही हैं, हमारे मानक ही नहीं। तो इसलिए नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बनाए गए, 2001 में ही इम्प्लीमेंट हुए, NPOP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो जैविक खेती के मानक हैं नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो उसको पूरा संसार भी एक्सेप्ट करता है। जबकि प्राकृतिक खेती के जो मानक हैं वो अभी बनाए गए हैं, अभी वो अप्रूव हुए हैं, तो बनाए गए, उसको अप्रूवल हमारी कंट्री में दिया गया, और ये प्राकृतिक खेती सिर्फ हमारी कंट्री में ही पहला स्टैंडर्ड बना होगा, प्राकृतिक खेती के स्टैंडर्ड, जिसको हम कहेंगे ना नेचुरल फार्मिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है नेचुरल फार्मिंग तो बहुत पहले से होती आ रही है, जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल ही नहीं होते थे, जब बहुत ज़्यादा यील्ड का एक प्रेशर नहीं होता था। ये ट्रेडिशनल फार्मिंग ही है, बट ट्रेडिशनल फार्मिंग विद रिन्यूड, नई इनोवेटिव जो कुछ किसानों की इनोवेशंस हैं। देखिए, ये प्राकृतिक खेती को इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व होते होते आज यहाँ पर खड़ी है। तो आज देश में इसको एक रिकग्निशन दी गई है, रिकग्नाइज किया गया। मिशन नेचुरल फार्मिंग अब जैसे स्कीम तैयार की गई भारत सरकार के द्वारा, तो कोई
तथ्य थे, फैक्ट थे इतने सारे किसानों के द्वारा जो अपनाए गए हैं और किसान उसमें सक्सेसफुल हैं, तो ये तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। अब इन फैक्ट्स को वैलिडेट भी किया जा रहा है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। 4-5 साल हो गए उनको रिसर्च करते हुए। ये जितने भी प्राकृतिक खेती की कंपोनेंट्स हैं जो बताए गए, अभी मैंने बताया आपको, इन सब को कि भाई वो देसी गाय से जो हैं अच्छा गोबर है, क्वालिटी है, काऊ यूरिन अच्छी है, और जो फॉरेन की जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं या हमारी और भी जो नस्लें हैं, कैटल है, भैंस है और भी हैं, उनके गोबर से किस तरह से जीवामृत बीजामृत बन रहा है, उसकी क्वालिटी में क्या है, ये सारी वैलिडेशंस चल रही हैं और धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा और स्टैंडर्ड्स आगे मॉडिफाई भी होते जाएंगे। तो अभी मानक तैयार कर लिए गए हैं, जस्ट इंडिकेटिव। उसके आधार पर एक सर्टिफिकेशन सिस्टम कंट्री में, जिसको हम पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम ही बोल रहे हैं, वो भी बना दिया गया है। और ये देश का, हमारे भारतवर्ष का, हमारे भारत के द्वारा ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए कि हमने हमारे जो मंत्रालय हैं, पीएमओ, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी ये पहल है। हमारे माननीय जो सेक्रेटरी महोदय हैं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बार बार प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, इस मिशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया है, माननीय आचार्य देवव्रत जी। तो इन सब की पहल से, इन सब के इकट्ठे मिल के, इतने सारे संस्थान मिल के प्राकृतिक खेती को अब इस तक ले आए हैं कि इसके नेशनल स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। भारत के द्वारा ही उसको पहली बार बनाया गया है, हमारे इंडिया के द्वारा, और सर्टिफिकेशन सिस्टम भी तैयार हो गया है, जबकि ये पहली बार हुआ है। ऑर्गेनिक के जो हैं वो एज काफ़ी, उनको तो 30-35 साल हो गई, और फॉरेन कंट्री में भी नेशनल स्टैंडर्ड, उनके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं, जापान के अपने स्टैंडर्ड हैं, यूएस के अपने हैं, लार्जली हमारे नेशनल स्टैंडर्ड्स की तरह ही हैं ऑर्गेनिक के। प्राकृतिक के अभी कहीं नहीं है। तो कई, ऑस्ट्रेलिया में इसको एग्रो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं, यूएसडीए में भी इसको रीजनरेटिव या और एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड फार्मिंग कहते हैं, जापान में इसको नेचुरल फार्मिंग के फॉर्म में फुकुओका मेथड ऑफ फार्मिंग कहा जाता है। तो ये विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है, ऑर्गेनिक का भी। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी हैं, थोड़े थोड़े चाइना के अपने, कोरिया के अपने हैं। तो हार्मोनाइजेशन है, तो और संसार ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में जानता है। अब धीरे धीरे वो कंट्रीज भी अपने अपने नाम, जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर नाम नेचुरल फार्मिंग, हाँ, नेचुरल फार्मिंग को दे रहे हैं। तो अब इसके कुछ और सवाल आ रहे हैं जहन में मेरे, जो बहुत कॉमनली उठते हैं लोगों के मन में, कि इन दोनों में से जीरो बजट फार्मिंग कौन सी है? जो मुझे समझ आ रहा है वो जीरो बजट खेती के बहुत सारे एक ट्रेंड चलता है कि ये जीरो बजट खेती है, जीरो बजट खेती है, तो वो शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं है क्योंकि उसमें खर्चा हो रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग ही जीरो बजट खेती है, ये आप मानेंगे? बिल्कुल 100% मानेंगे। जैविक खेती में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैविक खेती में हम उसको जीरो टिलेज फार्मिंग नहीं कहते हैं, वो ये कंपोनेंट नहीं है जैविक खेती का। प्राकृतिक खेती में हम कहते हैं मिनिमम टिलेज, कम से कम टिलेज की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धरती का संरक्षण किया जाए, ज़्यादा डैमेज ना किया जाए, क्योंकि धरती को हम माँ के रूप में देखते हैं, सॉइल को, उसका संरक्षण किया जाए, उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया जाए, मृदा की हेल्थ का ध्यान दिया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी है, परंतु इतने मन से नहीं है कि भाई वहाँ पर हम ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाए तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाए, माइक्रोब्स बढ़ जाएं तो अच्छा है, बायो फर्टिलाइज़र डाल के बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम उसको बढ़ाने के लिए एक नेचुरल तरीका अपनाते हैं, जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है। गाय के गोबर को उसको जीवामृत की फॉर्म में, घन जीवामृत की फॉर्म में बार बार डालेंगे वहाँ खेत में, तो उसको हम नेचुरली बढ़ावा देंगे। मतलब अगर गाय है आपके पास तो खर्चा नहीं होगा, नाम मात्र का खर्चा होगा। जी जी। नो टिलेज, मतलब मिनिमम टिलेज है, कम से कम टिलेज किया जाए, मल्टी क्रॉपिंग की जाए, एक खेत से 12 क्रॉप्स, नवधान्य हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे देश में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में 9 क्रॉप्स ही ली जा रही हैं, कई जगह 12-15 क्रॉप्स भी ली जा रही हैं, जिसमें सीरियल्स है, कॉम्बिनेशन, मतलब राइस, व्हीट, मेज तो है ही है सीजन के हिसाब से, खरीफ और रबी के हिसाब से, साथ ही साथ उसमें दालें भी हैं, तिलहन है, दलहन है, ऑयल सीड्स हैं, और साथ ही साथ हमारे मेडिसिनल भी हैं, फ्लोरिकल्चर भी है, बी कीपिंग भी है, मशरूम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स भी हैं। तो ऑर्गेनिक में भी कर सकते हैं, परंतु इसमें उसको पूरी तरह से जोर दिया जाता है कि एक किसान के पास अगर एक फसल उसकी नहीं सक्सेसफुल हुई, कहीं उनको डिजीज़ आ गया, किसी तरीके से कुछ हो गया,
कोई भी आपदा आ गई तो दूसरी जो उसके पास मिलेट उन्होंने ग्रो की है वो खड़ी रहे, बची रहे, वहाँ से भी कुछ मिल जाए किसान भाई को। मतलब कहीं ना कहीं से आमदनी हो जाए, जाए। तो ये इसीलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग कहा जा रहा है। अब दो सवाल और उठ रहे हैं जो मैं इसमें लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए सवाल पूछ रही हूँ, जो बार बार हमसे हमारे यहाँ कमेंट भी आते हैं। वो ये कि नेचुरल फार्मिंग हो गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, लेकिन अब दो चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा उपज किससे मिलती है, और दूसरी चीज़ कि क्वालिटी वाइज कंज्यूमर का सवाल ये होगा कि भाई वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदे तो ज़्यादा हेल्दी होगा या नेचुरल फार्मिंग वाले प्रोडक्ट खरीदे वो ज़्यादा हेल्दी, मतलब यील्ड और हेल्थ बेनिफिट किस में ज़्यादा होंगे? हमारा चाहे वो आप जैविक खेती, क्योंकि हम केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं, तो आपने हमारे सिक्किम का एग्जाम्पल देखा है कि सिक्किम पूरा के पूरा स्टेट जो है डिक्लेयर हो गया है कि ऑर्गेनिक है। परंतु जब मैं वहाँ पर विज़िट भी किया, सिक्किम में गया, तो वहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक की जो प्रैक्टिसेस हैं, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं, जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं, आप 20 टन ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हो, और क्योंकि वो रिकमेंडेशंस हैं, तो और उसके बाद में बायो फर्टिलाइज़र इतना 5 kg पर हेक्टेयर, 2 kg 2 लीटर पर हेक्टेयर, ये सब आप डालते हो? तो उनका कहना है नहीं, ये तो हम डालते ही नहीं हैं। 50-70% का यही था कहना। और उनका ही नहीं, और देश में और जगह भी जहाँ भी जैविक खेती हो रही है, तो हम किसानों से जब पूछते हैं कि ये सब आप करते हो, तो उनका यही आंसर होता है कि नहीं, बायो फर्टिलाइज़र तो हम कभी कभार, एक बार हमें मिल गया था सब्सिडी पर, स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया था तो हमने यूज़ कर लिया, बार बार हम नहीं डालते हैं। अब जब वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, वो बायो फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहा हूँ, तो उनका न्यूट्रिशन पूरा होगा कैसे? वो राइस ग्रो कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव बार बार वीट ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी ग्रो करना चाहते हैं, फिर कहेंगे कि हमारी यील्ड तो बिल्कुल डाउन चली गई। तो वो डिक्लेयर्ड कैसे हैं फिर ऑर्गेनिक फार्मर? वो डिक्लेयर्ड यील्ड के हिसाब से नहीं है, वो तो नहीं, प्रोसेस वो प्रोसेस भी नहीं फॉलो कर रहे ना कि वो फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे। नहीं 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 नहीं। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब आप स्टैंडर्ड्स हैं हमारी वो, मैं रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हम पूछ रहे हैं उनसे जाके कि आपने देखिए, मानक क्या कहते हैं? मानक ये नहीं कहते कि आप रिकमेंडेड इतना टन जो है आपको FOM डालना है। ये तो हमारी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं ICR के द्वारा, मानक नहीं है। मानक कहते हैं कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है, बाकी कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। पर हमें तो रिकमेंडेड जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हैं, अगर हमारे को यील्ड मेंटेन करनी है, अगर हमें ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन करना है, तब तो हमारे माइक्रोब्स अपना अपना काम करेंगे, तब तो उसको न्यूट्रिशन वैम, वेस्कुलर वेस्कुलर माइक्रोराइजा भी अपना काम कर रहा होगा, रूट्स भी अच्छी डेवलप होंगी, अच्छा उसको सीड को ट्रीटमेंट किया होगा, बढ़िया, तभी तो वो ग्रोथ आएगी, तभी तो हमारी क्रॉप्स में यील्ड अच्छी आएगी। नहीं तो हम फिर कहते हैं कि नहीं, ये सारी प्रैक्टिसेस तो की नहीं, मानक तो फॉलो कर लिए, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, बट जो प्रैक्टिसेस हैं रिकमेंडेड ICR के द्वारा, साइंटिफिक, वो नहीं फॉलो हो रही हैं। क्यों वो इसलिए फॉलो नहीं हो रही कि बहुत कॉस्टली है, ऑब्वियसली उसका आंसर ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब जब ये देखा गया 15-20 साल से कि भाई यील्ड, कुछ एक फार्मर्स ने तो करा कि बायो फर्टिलाइज़र भी उन्होंने डाला, उनको पता है क्वालिटी 6 महीने के अंदर शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है बायो फर्टिलाइज़र, किस क्रॉप में कितना डालना है, कैसे डालना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, तो ज़्यादातर किसान भाइयों को तो पता नहीं है। जिनको पता है वो सक्सेसफुल हैं भी, थोड़े बहुत हैं, 20%, 25%, 100% नहीं है। तो जैविक खेती में ये कॉस्ट बढ़ जाती है। उनसे हमने पूछा जब फार्मर्स से, बल्कि हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं मोदीपुरम की, IIFSR जो है, तो अगर आप हमारे यहाँ भी देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र परचेज करके करें, तो हमारी डेफिनेटली कॉस्ट तो बढ़ जाती है। खरपतवार का नियंत्रण भी करना है अच्छे से, निकाल के। अब जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ आते हैं, तो प्राकृतिक खेती में गाय हमारे पास है, गाय का गोबर है, काऊ यूरिन है, खेत पे ही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें बाहर से लाना है, और वहाँ पर भी हम ढूंढ के थक जाएंगे कि कहाँ जैसे ऐसी गाय हैं जिनको चारा भी ऑर्गेनिक खिलाया जा रहा है, जिनको फूड भी ऑर्गेनिक टाइप खिलाया जा रहा है, कोई केमिकल नहीं जा रहे हैं उनके अंदर। तो ऐसा तो इंश्योर नहीं हो पाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले इंश्योर हो जाएगा कि हमारे खेत में ही या खेत के आसपास ही हमें केमिकल फ्री ऑर्गेनिक जो गोबर है वो तो एटलीस्ट मिलेगा, चाहे वो देसी गाय से मिलेगा, चाहे दूसरी गायों से मिलेगा, चाहे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर से मिलेगा नज़दीक से।
तो ये जीवामृत बीजामृत जब हम तैयार करेंगे और हर 15-20 दिन बाद जब हम इसको बार बार डालेंगे तो हमारे खेत की जो हालत है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मिट्टी का सुधार, बिल्कुल लो कॉस्ट पे। कितनी कॉस्ट आएगी? मेरे ख्याल में ज़ीरो कॉस्ट ही है। सिर्फ गाय को बनाने, सिर्फ हाँ, गाय को चारा खिलाने का, और उसी की ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट है, और वो भी दूध देगी तो हमारे को और कंपनसेट करेगी, है ना? तो ये चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारी यही मिशन नेचुरल फार्मिंग कहता है। तो यील्ड कहाँ पे डिफरेंस कैसे? अब आगे मैं आ रहा हूँ। जब हम घन जीवामृत मल्चिंग करेंगे, एक और चीज़ है कि हमें होल द ईयर नेचुरल फार्मिंग में ग्रीन कवर मेंटेन करके रखना है। चाहे वो मल्चिंग के फॉर्म में करो, चाहे वो हम लोग उसको क्रॉप्स लगा के करें, इस तरीके से छोटी क्रॉप, बड़ी क्रॉप, ताकि हमें कहीं पर भी हमारी जो ज़मीन है वो ओपन ना हो, मतलब उसके हाँ, वो ऊपर से हमारा जो हम कहते हैं ना कि कार्बन मिटिगेशन, कार्बन को भी हमें जो बचाना है उसको निकलने से। खेत में ऑलरेडी कार्बन पड़ा हुआ है, तो हम जितनी टीलिंग करेंगे उतना ही वो हवा में भी वाष्पीकरण करके वो निकल जाएगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन भी संरक्षित हो, हम उसको बचा पाएँ, क्लाइमेट चेंज में भी है हेल्प हो। ये सारे तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं प्राकृतिक खेती करने के। तो यह प्राकृतिक खेती में हम लोग जो हमने सीखा है फार्मर्स की प्रैक्टिसेस से, जो एज ओल्ड फार्मर्स, जो विजडम वाले फार्मर्स हैं, उनके खेत में आप जाइए। जैसे हिमाचल में मैं गया, सेब के बगीचों वालों के 15 साल से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गुजरात में जो डांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर प्राकृतिक खेती के कुछ किसानों से हम जब मिले तो उन्होंने कहा हम 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जीवामृत डाल रहे हैं, घन जीवामृत डाल रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं, ग्रीन कवर मेंटेन कर रहे हैं पूरी साल भर। तो जब ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं, कोई बाहर से कुछ ला के हम नहीं कर रहे हैं, अपने खेत पे ही हम कुछ लेबर अपने आप से अपना मेहनत करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि कॉस्ट ऑफ लेबर ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ज़्यादा है, प्राकृतिक खेती में भी ज़्यादा है कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र वाले में हम देखें, परंतु इसमें जब हम पूरा कॉस्ट बेनिफिट का जब हम किसान भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें लागत तो हमारी कम हुई, चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके, या केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके, या पेस्टिसाइड्स बिल्कुल ना यूज़ करके, तो उनकी लागत तो कम हुई, साथ में उनकी प्रोडक्शन सिस्टमेटिक बढ़ी है। और कुछ किसानों का तो ये कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें झटका लगता है कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है सॉइल में। अगर वो 0.5 से नीचे है तो हमारी यील्ड 50% भी कम हो सकती है, ज़्यादा भी कम हो सकती है। अगर 1% से ऊपर है ऑर्गेनिक कार्बन तो हमें थोड़ा झटका कम लगता है यील्ड का, और धीरे धीरे अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते गए तो यील्ड ऑप्टिमम आ जाती है। साइंस भी यही कहता है, साइंटिफिक स्टडीज़, टाइम लगता है। प्राकृतिक खेती में जो है ये देखा गया कि यील्ड में ऐसा बहुत बड़ा जो नीचे का है ना गिर जाना, वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप प्राकृतिक खेती जब शुरू करते हैं तो उसके 1 महीना पहले से ही उनको ये इसकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि उसको नवधान्य, जैसे हम कहते हैं ना प्री मॉनसून ड्राई सोइंग, या पहले जब हम प्रिपरेशन करते हैं कुछ भी बुआई करने से पहले, खेत की तैयारी करने से पहले, तो हम अपने खेत में ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप को हम डाल रहे हैं, कम से कम उसमें निंदाई गुड़ाई करके, कम डिस्टर्बेंस हो सॉइल का। तो ये सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद में हम उसमें जीवामृत बीजामृत कॉन्टिन्यूस डालना शुरू कर देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है तो जो घन जीवामृत बनाया हुआ है पिछले 3 महीने पहले का, उसको डाल देते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड इतना अच्छा इफेक्ट डालती हैं। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी मेंटेन्ड है, मल्टीपल क्रॉप्स लगाई हैं। मिलेट को हम कहते हैं कि पहले लगाया जाए, जितने भी मिलेट्स हैं, ट्रेडिशनल अनाज हैं हमारे, उनको ज़्यादा लगाया जाए। ये देखा गया कि जब इस तरह से हम खेती करते हैं प्राकृतिक खेती, तो वहाँ पर यील्ड इम्प्रूवमेंट हुई, उल्टा ये नहीं कि गिरी, वहाँ पर उल्टा इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये तो यील्ड ज़्यादा है। और हेल्थ वाइज अगर हम बताएं जो तो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था, देखिए जब आपका न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा, जब हम गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं, काऊ यूरिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उसके बाद में घन जीवामृत भी डाल रहे हैं, और हमने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया है जहाँ पर सॉइल के ऊपर हमने टारगेट किया है कि हमने मृदा को स्वस्थ बनाना है। मृदा का स्वास्थ्य का मतलब है उसकी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों इम्प्रूव हो जाएं। मतलब बायोलॉजिकल मतलब उसके माइक्रोब्स भी इम्प्रूव हों। तो आपने देखा होगा हमारे जो काऊ डंग है, जो देसी जो गाय हैं, उनका जो गाय का गोबर है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, और अच्छे हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो हैं।
तो वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं और कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, कुछ पी को सॉल्युबलाइज कर रहे हैं, कुछ के को मोबिलाइज कर रहे हैं, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा अपना काम कर रहा है, खेत में अपने आप रूट्स में आ रहा है जहाँ उसको आना है, नेचुरल, बाहर से पैकेट से लाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो केंचुए जो हैं, जो नेचुरल जो वाइल्ड केंचुए हैं, ये नहीं कि एग्जॉटिक वाले जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में यूज़ करते हैं, जो नेचुरल केंचुए हैं वो भरपूर मात्रा में बढ़ जाते हैं। और जब वो बढ़ते हैं तो टनलिंग करते हैं। आपने आचार्य देवव्रत जी को सुना होगा हमेशा ही, सुभाष पालेकर जी को, कि वो रसोइये का काम करते हैं। मतलब वो नीचे तक जाएंगे, टनलिंग करेंगे, लार छोड़ेंगे और इन्फिल्ट्रेशन रेट उससे बढ़ जाएगा। जो मॉइस्चर जितना चाहिए, हमारी नमी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए खेत में, हमारी मृदा में रूट को अच्छा ग्रो करने के लिए, वो वापसा जो क्रिएट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाता है जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल के हमारे खेत को एक नेचुरल अच्छा एक खेत तैयार हो जाता है, मृदा स्वस्थ हो जाती है। इससे नेचुरली जब आप बीज बोएंगे तो वहाँ से एक स्वस्थ पौधा निकल के आएगा और दाने भी स्वस्थ होंगे जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ हम मानकों को ध्यान में रखते हैं, प्रैक्टिस को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ज़्यादातर हमारे से चूक हो जाती है वहाँ पर, न्यूट्रिशन को ध्यान में नहीं रखते। तो इसलिए आपने देखा होगा कई जगह हम ऑर्गेनिक फार्म्स में जाते हैं तो पीली फसल है, फसल अच्छी नहीं है, अनइवन है। प्राकृतिक खेती में भी कुछ जगहों में हम ये पा सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ किसान भाई अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, कहीं कुछ मिसिंग हाँ है। तो वो मिसिंग होता है, तो फिर वो न्यूट्रिशन नहीं पूरा है तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस आएगा तो उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होगा, उसके प्रोटीन नहीं अच्छा होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से नहीं होंगे, विटामिन्स मिनरल्स नहीं होंगे। तो प्राकृतिक खेती में अगर अच्छे तरीके से की गई है और जैविक खेती अच्छे तरीके से की गई है तो दोनों केसेस में ही हमें न्यूट्रिशन भरपूर मिलता है, अच्छे से की गई हो, उसका ध्यान रखा गया हो मृदा के न्यूट्रिशन का। पर संभावना ज़्यादा नेचुरल फार्मिंग में है कि वो है। तो अब एक इस पूरा जो टॉपिक मैंने आपसे बात की, सवाल किया, उसका एक आखिरी सवाल इम्पॉर्टेंट वो ये कि इसमें फ़ायदा किसान को कौन सी फार्मिंग चुनने में है, क्योंकि इस समय कुछ किसान हैं जो पुराने तरीके से कर रहे हैं पेस्टिसाइड वाली फार्मिंग, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा जागरूकता लाई जा रही है, आपका सेंटर बहुत ज़्यादा जागरूकता ला रहा है। तो एक किसान जब ये सोच रहा है कि ऑर्गेनिक की तरफ जाऊं या नेचुरल की तरफ जाऊं, अल्टीमेटली किसान को आई थिंक पैसा तो कमाना ही है, उसे अपनी जो खर्चा है वो निकालना है। तो मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊं या नेचुरल की तरफ जाऊं, इसका एक जवाब क्या होगा अगर उसे ये चाहिए कि मुझे किससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है भविष्य में, अगर अभी नहीं तो भी, क्योंकि आप लोग बहुत सारी योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं, आपको पता है कि आगे क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों को ये समझना, जिस तरह से मैंने अभी चर्चा की इतनी देर से। देखिए, जैविक खेती में किसान भाई को क्यों जाना है, जैसे मैं अपने ऊपर ही ले लूँ, अगर मुझे जैविक खेती अपनानी है तो मैं क्यों जैविक खेती की तरफ जाऊँ। मुझे अगर जैविक खेती अपनानी है, अगर मुझे एक्सपोर्ट की तरफ जाना है आज की डेट में, जैसे आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के और हार्मोनाइजेशन भी है कुछ कंट्रीज़ के साथ में, वर्ल्ड हमें हमारे यहाँ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड को जानता भी है। तो मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है, अपेडा के थ्रू मुझे उनका सर्टिफिकेट भी चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी चाहिए, तो मुझे एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो मुझे ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक की ही तरफ बढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक। और मैं सजग किसान हूँ, बड़ा किसान हूँ, मेरे पास 5 हेक्टेयर का है, 10 हेक्टेयर का है, 50 एकड़ का फार्म है, 100 हेक्टेयर का फार्म है। मैं मीडियम और मध्य स्तर का और बड़ा किसान हूँ, तो मेरे को पता भी है कि कहाँ से बायो फर्टिलाइज़र खरीदने हैं, क्वालिटी बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, और मेरे पास पैसा भी है, तो मेरे को कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, रिसोर्सेज भी हैं। तो मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सपोर्ट करना है, बड़े स्तर पर स्पाइसेस एक्सपोर्ट करनी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ये सब प्रोसेस्ड बना के मुझे बाहर बेचना है, तो एक्सपोर्ट में जाना है, तो मैं कहूँगा वो आज की डेट में ऑर्गेनिक की तरफ चला जाए। ठीक है, अगर मुझे मैं स्मॉल फार्मर हूँ, गांव में हूँ, मार्जिनल फार्मर हूँ, 1 एकड़ वाला हूँ, 5 एकड़ वाला हूँ, 2 एकड़ वाला हूँ, और मेरे पास गाय है और गाय का गोबर, गाय उपलब्ध है, तो 100% मुझे प्राकृतिक खेती से जुड़ना है और मैं डोमेस्टिक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं अपने देश में ही खिलाना चाहता हूँ, मैं अपने माल को बाहर नहीं बेचना है। तो इस वक्त भारत सरकार ने आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है,
प्राकृतिक खेती के सर्टिफिकेशन सिस्टम भी आ गया है, मानक भी तैयार हैं। आप प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जैसे कि पीजीएस सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक फार्मर, उनको भी मोस्ट वेलकम। अगर वो पीकेवीवाई स्कीम से जुड़े हुए थे या और भी नॉन स्कीम में हैं, किसी स्कीम में नहीं जुड़े हैं, उन किसान भाइयों से भी मैं यही कहूँगा कि वो प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़ें और प्राकृतिक खेती मिशन को अपने आधा और 1 एकड़ से शुरुआत करें। अगर आप किसी मिशन नेचुरल फार्मिंग से जुड़े भी नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, परंतु आप अपनी जो ट्रेडिशनल हमारी जो पद्धति है, जो हमारे पुराने जो हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने अपनी गाय रखी होती थी और गाय से दूध भी मिलेगा हमें नेचुरल, और वहाँ पर हमें उनका काव डंग, गाय के गोबर से हम अलग अलग जो मैंने बताया जीवामृत, बीजामृत हम बना सकते हैं। तो उन किसान भाइयों से मैं कहूँगा कि वो क्लस्टर में जुड़ें, भारत सरकार की मिशन नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंगों का लाभ उठाएं। ट्रेनिंग में सिर्फ हम लोग यही नहीं करेंगे कि हमारी तरह एक्सपर्ट जाएंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, वहाँ पर लोकल लेवल पर मास्टर ट्रेनर मिशन नेचुरल फार्मिंग में आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, चैंपियन फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को पिछले 3-4 साल से भारत सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया है। करीब 15-20 हज़ार तो चैंपियन फार्मर्स मास्टर ट्रेनर बना दिए गए हैं और वो उपलब्ध हैं किसान भाइयों को अपने हाल पर छोड़ने के लिए नहीं, उन्हें बताने के लिए कि वो सक्सेसफुल प्राकृतिक खेती के किसान हैं और उनको सक्सेस मिला है, तो अब वो मास्टर ट्रेनर बने हुए हैं। तो भारत सरकार ने इतना अच्छा मॉडल तैयार किया है, इसका लाभ प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसान भाई उठाएं और इस मुहिम से जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती जिस भी किसान को करनी है, जिस भी भाई को करनी है, वो पहले अपने आधे और 1 एकड़ से शुरुआत, थोड़ा हिस्सा ले, और उस 1 एकड़ में अगर उनको, क्योंकि देखिए रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत हैं, कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं, कुछ हिली एरियाज़ हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं। हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, चाहे मृदा की बात हो, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात हो, कुछ जगहों में गाय का गोबर उपलब्ध नहीं है। तो किसान भाइयों को आधा 1 एकड़ से अपने यहाँ शुरुआत करनी होगी और वहाँ देखना होगा कि उनको सक्सेस मिला तो फिर अपने जितना भी उनका रिमेनिंग एरिया है, धीरे धीरे उसको फेजेस में प्राकृतिक खेती में अगर उनको सक्सेस मिल रहा है फिर उसको एडॉप्ट करें, अपनाएं और बढ़ाते जाएं। सरकार हमेशा तत्पर है, प्रमाणीकरण के लिए आ गई है, मानक भी ले आई है। धीरे धीरे इस सिस्टम को इवॉल्व होने के लिए 1-2 साल और लग जाएंगे, तो ये भी पता चलने लगेगा कि सर्टिफाइड होके मार्केटिंग के लिए किस तरह से डोमेस्टिक में जब बेच रहा है किसान भाई लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उनको दाम किस तरह से मिल रहे हैं। अभी तक ये पता चला है कि प्राकृतिक खेती के जो दाम हैं वो जो कंज्यूमर्स हैं लोकल जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई मैंने देखा है कि उस जगह पे, उस गांव में जो है किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, मैं खाने वाला हूँ कंज्यूमर, तो वो वहाँ पर जाके मैं डेली देखता हूँ उनके पास गाय है, कोई केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे मैं उनको 25 रुपये किलो नहीं चावल में उनसे 50 रुपये किलो या 75 रुपये किलो दे के मैं लूँगा। गाय का दूध मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि गाय देसी गाय है और उनका वहाँ पर दूध अगर मेरे को यहाँ 55 और 60 रुपये किलो सिटी में मिल रहा है, तो अगर नज़दीक कहीं मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी गाय है और जो किसान है जिसके साथ मेरा संपर्क है, जो प्राकृतिक खेती अपनाया है, तो वहाँ पर मैं उनको 50 नहीं 75 रुपये देने को तैयार हूँ, 100 रुपये तैयार हूँ कि अच्छा प्योर मेरे को मिल्क मिल जाएगा। तो ये इस तरह से मार्केटिंग का जो है लोकल फॉर वोकल करके इस सिस्टम में चलाया जा रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल ऐसा है जो अब भी छूट गया है मुझसे, मैं नहीं पूछ पाई या मिस हो गया, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज़ जारी रहेगी, इससे जुड़े और टॉपिक पर भी गगनेश जी से बातचीत भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।